हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी विषय की, तो हम इसमें काफ़ी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं मेन उनको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। तो अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं, आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं, तो इसका मतलब क्या होता है, एक टाइप से आभूषण या गहना। ठीक है। तो अलंकार की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो वो शब्द जो क्या करेंगे, काव्य को शब्दार्थ के माध्यम से, शब्दार्थ यानी कि अपने शब्द या फिर उस शब्द के अर्थ के माध्यम से क्या करेंगे, सुंदर व सुसज्जित करने का काम करते हैं। ठीक है। यानी कि काव्य में कुछ ऐसे शब्द होंगे या अर्थ होंगे जिनके माध्यम से क्या होगा, सुंदर व सुसज्जित करने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। तो देखिए, ये तो हुई आपकी वो डेफिनेशन जो हम मतलब थोड़ा डिटेल में एक शुद्ध भाषा में हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहूँ तो क्या होगा, यानी कि अलंकार का मतलब क्या है, आभूषण या गहना। तो हम हैं या कोई भी है, कोई भी आभूषण या गहना क्यों पहनते हैं, ताकि हम खुद को सुंदर दिखा सकें। ठीक है। तो यानी कि काव्य को सुशोभित करने के लिए क्या करता है, कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है या उन शब्दों के अर्थ से क्या होता है, उसके जो काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। इन शॉर्ट यानी कि अलंकार का काम क्या है, जो काव्य है उसको सुंदर बनाना, चाहे अपने शब्दों के माध्यम से बनाए, चाहे अपने शब्द के अर्थ के माध्यम से बनाए। तो जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि शब्द के माध्यम से बनाए या अर्थ के माध्यम से बनाए, तो इसका मतलब आपका जो अलंकार है वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। ठीक है। कौन कौन सा, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। एक शब्द के माध्यम से क्या करेगा, वहां पे आपको काव्य में सुंदरता भरेगा, एक अपने अर्थ के माध्यम से। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, आभूषण या गहना, इन शॉर्ट क्या है, सुंदर बनाने वाला। आभूषण या गहना क्यों पहनते हैं, ताकि हमारी सुंदरता है वो और निखर के आए। ठीक है। अलंकार के कितने प्रकार हैं, 2, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कौन सा होगा, यहाँ शब्दों की प्रधानता होगी, मतलब यहाँ पे शब्द आपके मेन होंगे। काव्य को केवल शब्द के माध्यम से वहां पे क्या बनाया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा। ठीक है। अब जो शब्दालंकार है, हम सबसे पहले उसको ही डिटेल में पढ़ लेते हैं, यानी कि अब हम उसके कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं, यानी कि उसके टाइप की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टाइप है अपना शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमें हिंदी में व्याकरण आ जाती है, मेरे ख्याल से 6th नहीं तो 7th या 8th से तो हम पक्का अनुप्रास अलंकार को पढ़ते ही हैं। अब देखो, अनुप्रास अलंकार होगा क्या, जहां काव्य में एक व्यंजन वर्ण की, किसकी, व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। ठीक है। तय, तय, तय और तय और तय हुआ ना, बार बार क्या हुआ है, एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्या हुई है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। पूरा का पूरा शब्द यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक व्यंजन वर्ण है जो बार बार अपने आप को यहाँ पे दोहराया जा रहा है। ठीक है। दूसरा देखो, रघुपति, राघव, राजा, राम, रे, रे, रे और रे। वर्ण भी कौन सा है, व्यंजन का। ठीक है। ऐसे ही चारू, चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च है, च है, च, यहाँ पे सॉरी क है, च है और आगे फिर से किरणें आ गया। यानी कि बार बार एक व्यंजन वर्ण अपने आप को रिपीट किए जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के भी कुछ भेद होते हैं, हालांकि इनको एग्जामिनर पूछता तो है नहीं, पीजीटी लेवल पे भले ही इनसे क्वेश्चन आ जाए, वरना टीजीटी और पीआरटी के लिए इसका कोई मेन रोल है नहीं। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल 0 से ऊपर तक का लेवल पढ़ाऊं, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ। अब देखो, अनुप्रास के भेद हैं। पहला कौन सा है, छेकानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा, जहां एक ही व्यंजन वर्ण या वर्ण समूह की 2 बार आवृत्ति हो, यानी कि कितने बार रिपीट होगा वहां पे, 2 बार। या तो कोई एक व्यंजन वर्ण रिपीट करेगा या पूरा का पूरा वर्ण का समूह। ठीक है। दूसरा होता है अपना
वृत्तानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा, जहां एक ही व्यंजन वर्ण क्या करे, सिर्फ व्यंजन वर्ण आवृत्ति की करे अपनी खुद की बार बार। यहाँ पे सिर्फ 2 बार था, यहाँ पे कोई हमने ऐसी लिमिट नहीं लगाई कि 2 बार ही आएगा, वो 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि बार बार वो अपने आप को रिपीट करे। तीसरा है अपना लाटानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा, जहां वाक्य की आवृत्ति हो, यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति थी 2 बार, यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति थी 2 से ज्यादा बार। यहाँ पे क्या है, जहां वाक्य की आवृत्ति हो, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, और अर्थ भी हर जगह वही हो, यानी कि वहां पे जो उसका मीनिंग निकलेगा वो भी सेम निकले। नेक्स्ट अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा, जहां कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि कुछ ऐसे वर्ण वहां पे आएंगे जो अगर आप उनको सुनोगे तो आपके कानों को अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट अपना अंत्यानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा, जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलती हो, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना राइम स्कीम वाला, ऐसा ही इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, जैसे है कानन कठिन भयंकर भारी, कैवर्ण कैवर्ण 2 बार आया, यानी कि छेकानुप्रास। घोर घाम हिम बार बयारी, अब देखो इसमें घ घ 2 बार आया, ठीक है। बार बै और बै 2 बार आया, यानी कि कौन सा है आपका छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। यहाँ पे आपका छेकानुप्रास हो गया, यहाँ पर भी हमारा छेकानुप्रास अलंकार, इन दोनों में कौन सा है, छेकानुप्रास अलंकार। अब देखो नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखो इसमें क्या कर दिया, जो वर्णों का समूह है, यानी कि मनुष्य मनुष्य 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मनुष्य शब्द है इसका मीनिंग भी हर बार सेम ही है, ठीक है। अब देखो, अगर पूरा का पूरा जो वर्ण समूह है वो खुद को रिपीट करता है तो कौन सा होगा, लाटानुप्रास अलंकार। अब एक बार तो मनुष्य शब्द क्या है, खुद एक अकेले इंसान के लिए है, दूसरी बार मनुष्य शब्द क्या है, आपकी मानवता के लिए है, बट है तो लिविंग के लिए ही, ठीक है। यानी कि एक बार मानवता और एक बार मनुष्य, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे जो मनुष्य शब्द है वो 2 बार आया है, इसका मतलब कौन सा है, लाटानुप्रास अलंकार। और एक बार मनुष्य शब्द का मीनिंग है यहाँ पे मानव, और एक बार यहाँ पे मनुष्यता या मानवता के संबंध में आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण, कैसे। अब इसमें देखो, ता दिन दान दीने धन धरणी। अब देखो जैसे आप इस वाक्य को पढ़ते हो ना, आपके कानों को एक अलग सा मिठास वहां पे फील होता है, एक आनंद फील होता है, ठीक है। जैसे कोई ना कोई धुन हो, या मतलब हमारे कान क्या चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हम और आगे सुने। तो यानी कि जो कानों को मधुर लगेगा वो कौन सा है, अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब ये हैं श्याम सयाने सवारे। अब इनमें देखो क्या है आपका, च च च, ठीक है, स। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, वृत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है अपना प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ पे क्या है, बाती और राती राइम स्कीम का मैच हुआ, तो कौन सा हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार। हालांकि पीजीटी लेवल पे इनसे क्वेश्चन आ सकता है, टीजीटी या पीआरटी के लिए इनमें से ऐसा कोई मुझे ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। बट अगर आप सीईटी के लिए भी पढ़ रहे हो तो एक बार रिवीजन में आपका क्या ही जाता है, एक बार आप इनको एक बार देख लोगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अपना यमक अलंकार, जहां किसी काव्य में एक शब्द से अधिक बार आए और हर जगह अर्थ अलग हो। अब अभी एक बार हम पीछे देख लेते हैं कि देखिए आपका लाटानुप्रास अलंकार ने क्या बोला था कि वहां पे जो वाक्य है उसकी आवृत्ति होगी और अर्थ भी हर जगह वही होगा। अंत्यानुप्रास अलंकार ने क्या बोला था, किसी वाक्य या शब्द के अंत में तुक मिलेगा, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ने क्या बोला था, जहां कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी। अब ये 3 में तो हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तीनों अपना अलग से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं।
यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार ने क्या बोला था, जहां एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है, यानी कि 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी। चेकानुप्रास में तो सिर्फ व्यंजन वर्ण या इसका जो वर्ण समूह है उसी की 2 बार आवृत्ति होगी। तो इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यमक अलंकार आपको एक बार के लिए अनुप्रास अलंकार के जैसा दिख सकता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पीछे हमने पढ़ा था कि आपका व्यंजन वर्ण या वर्ण समूह क्या है, अपने आप को रिपीट कर सकता है, लेकिन उसका मीनिंग हर जगह सेम होगा। बट यमक में क्या है, जहां किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार अर्थ उसका अलग होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या किया था, एक बार फिर से वो शॉर्ट रिवीजन दिया था, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, कोई डाउट हो, तो आप वो अभी के अभी क्लियर कर सको। तो यहाँ पे अर्थ हर बार अलग होगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। अब देखो, कनक कनकते 100 गुनी, इसमें क्या बोलता है, यहाँ पे कनक के 2 मीनिंग है, ठीक है। अब देखो, कनक एक तो होगा आपका सोना, ठीक है, यानी कि आपका जो स्वर्ण है, ठीक है, जो आपका मेटल है। दूसरा यहाँ पे क्या है, आपका जो कनक का मीनिंग क्या है, धतूरा, ठीक है। अब देखो, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, किसी को तो क्या है, जो सोना है, ठीक है, जो स्वर्ण है, उसका लालच है, उसका अपना एक अलग नशा है। अगर किसी ने गलती से धतूरा खा लिया तो उसका भी अपना एक अलग नशा है। यानी कि अगर किसी को सोना चाहिए तो उसका भी उसके ऊपर एक अलग सा नशा है कि हाँ मुझे ये चाहिए। अगर किसी ने धतूरा वहां पे खा लिया, पी लिया, तो उसका भी क्या है, उसका अलग से नशा है। तो यहाँ पे क्या है, जो कनक कनक जो शब्द है ना, 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग है, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा क्या है, आपका जो बादल है, ठीक है, यानी कि हम कई बार सुनते हैं ना कि जो घटा है वो बहुत बड़ी है और एकदम काली है, इसका मतलब क्या है कि बारिश काफी अच्छी होगी। तो एक काली घटा तो वो है। एक घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा शब्द है ये क्या दिखा रहा है, माइनस, यानी कि कम, कि उसका घमंड जो है वो कम हो गया, ठीक है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना क्या है, आपका सजना संवरना, ठीक है, यानी कि जो अलंकार है वो भी क्या करते हैं, आपके काव्य को सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये सजना हमारी सुंदरता के लिए है, एक सजना आपके किसी प्रिय के लिए है, ठीक है। तो ये तो हुआ यमक अलंकार। तो जो आपका यमक अलंकार है और जो अनुप्रास अलंकार है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका अनुप्रास अलंकार है वो हो या उसके भेद हो, वहां पे क्या होगा, आपका जो वर्ण है या कई बार वर्ण का समूह है खुद को रिपीट जरूर करेगा, बट मीनिंग हमेशा सेम होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो यमक अलंकार है इसमें आपका अर्थ हर बार अलग अलग होगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है अपना शैलेश अलंकार। इसमें क्या होगा, जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए और उस शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हों, यानी कि एक शब्द एक ही बार आएगा और उसी एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलेंगे, यानी कि ये एक रूट होगी, इससे एक तना निकलेगा, अब इसकी कई सारी टहनियां निकल जाएंगी, ठीक है। और शैलेश का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो क्या मतलब होता है, चिपकना। तो यानी कि एक इस शब्द से कई सारे जो आपके अर्थ हैं वो चिपके रहेंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो ये पानी शब्द है ना, इसका क्या मतलब है, एक पानी का मतलब क्या है यहाँ पे, मोती, ठीक है। एक पानी का यहाँ पे आपका क्या मतलब है, इज्जत, और एक पानी का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी ही। अब देखो मोती कहाँ मिलेगा, पानी में, ठीक है, वहां पे जो सीपी होती है वो उसके अंदर से मोती निकलता है। तो यहाँ पे एक पानी किसके लिए है, मोती के लिए। एक पानी किसके लिए है, मनुष्य के लिए, यानी कि मनुष्य की इज्जत के लिए, ठीक है। एक पानी किसके लिए है, अपनी ही पानी फॉर्म में, किसके लिए, चून के लिए। जब तक चून में पानी नहीं डालोगे क्या वो उभरेगा। जब आप आटा गीला करते हो, उसको रोटी बनाने के लायक बनाते हो, तो वहां पे क्या होता है, पहले क्या होगा, आपका सिंपल आपका आटा रहता है, लेकिन जब हम उसको गूंथ लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वो उसमें एक उबार आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कि आप क्या है, पानी रखो, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी से
अगर पानी ना होगा तो वहां पे उबार भी नहीं आएगा। तो अगर मान लो, अब ये तो बात हुई उसके लिए जिसने पहले हिंदी पढ़ रखी है, जो हिंदी में अच्छा है, ठीक है, वो इसको इजीली मतलब इसका अर्थ निकाल लेगा। अब बात आती है उनके लिए जो क्या करते हैं, अर्थ नहीं निकाल सकते। वहां पे क्या करेंगे हम, क्या पहचाने कि आपको लास्ट में 3 संज्ञा देखने को मिलेगी, मोती, मानुस और चून। ये तीनों की तीनों क्या है, संज्ञा है। तो ये 3 संज्ञा है, इसका मतलब यहाँ पे जो पानी पानी आया है ना, इसके अर्थ भी 3 होंगे, ठीक है, हर एक संज्ञा के लिए एक अर्थ। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, मान लो आपने नेक्स्ट वाला पढ़ा, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो भी देखो लास्ट में क्या है, 3 संज्ञा मिलेगी। चरण धरत चिंता करत, चितवत है चहु और, सुब्रंत को ढूंढत फिरत, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि भी संज्ञा है, व्यभिचारी भी संज्ञा है और चोर भी संज्ञा है। तो आप शॉर्ट में कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 संज्ञा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी शैलेश अलंकार की। अब इसमें एक बार मैं आपको समझा भी देती हूं कि आपका यहाँ पे क्या बोलता है ये, कि आपका यहाँ पे क्या है, चरण धरत चिंता करत, चितवत है चहु और, सुब्रंत को ढूंढत फिरत, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखो, कवि को क्या चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए। कवि क्या करेगा, जहां कहीं भी जाएगा अच्छे अच्छे शब्द वहां पे ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है भाई, अपना क्या करेगा वो, उसको अच्छे सुंदर शब्द मिलेंगे, उसके काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, व्यभिचारी यानी कि जो इंसान है उसको क्या चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, ठीक है। और चोर को क्या चाहिए, वहां पे सोना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो सुब्रन है उसको 3 मीनिंग हमने दे दिए, कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना। तो ये हो गया अपना शैलेश अलंकार का एग्जाम्पल। अगर आप इसको इजीली मतलब क्या नहीं कर सकते, इसका सरलार्थ नहीं बना सकते, इसका भावार्थ नहीं निकाल सकते, इसको आपको सरल भाषा में आप इसको नहीं बना सकते, तो आपको क्या देखना है, अगर लास्ट में हमें 3 संज्ञा देखने को मिली, मतलब क्या है, वो शैलेश अलंकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा, वक्र प्लस उक्ति, यानी कि बात क्या होगी, थोड़ी टेढ़ी होगी, ठीक है। जहां बोलने वाले की कथन का ढंग ऐसा अनोखा हो कि कोई सुनने वाला उस बात का अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, कि जैसे मैंने बोला कुछ और हो और सामने वाला उसको कुछ और समझ जाए, ठीक है। इसके कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे। कौन कौन से, एक शैलेश वक्रोक्ति, ठीक है, जहां पर क्या होगा, एक शब्द में अनेक अर्थ होंगे, जिसके कारण जो श्रोता है और जो वक्ता है उसकी बातों का अन्य अर्थ वो दोनों समझ लेंगे, ठीक है। श्रोता क्या करेगा, वक्ता की बातों का कुछ और ही मीनिंग वहां पे निकाल लेगा। जैसे कौन द्वार पर, राधे मैं हरि। अब जैसे वहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो जो राधा जी हैं वो बोलती हैं कि द्वार पे कौन है, तो कृष्ण जी बोलते हैं राधे मैं हरि। अब यहाँ पे जो हरि है ना, उसके 2 मीनिंग है। एक तो मीनिंग है उसका श्री कृष्ण यानी कि हमारे कृष्ण भगवान, दूसरा उसका मीनिंग क्या है, वानर, ठीक है। अब राधा जी क्या बोलती हैं, वो भी वहां पे हंसी मजाक करती है और बोलती हैं कि क्या वानर का काम यहाँ, कि मेरे यहाँ पे बंदर का क्या काम है, वानर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, घनश्याम है हम। फिर वहां पे श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि मैं वानर नहीं, मैं घनश्याम हूँ। अब घनश्याम क्या है आपको पता है, एक तो श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो आपका घनश्याम है वो किसको यहाँ पे शो कर रहा है, काले बादलों को। तो यानी कि यहाँ पे क्या है आपके, कि बोलने वाले ने बोला तो कुछ और है, बट सुनने वाले ने उसका अर्थ कुछ अलग ले लिया। अब वो अलग बात है भाई, हमने जो एग्जाम्पल देखा है इसमें सामने वाला क्या है, जो राधा जी है वो मजाक कर रही है भगवान श्री कृष्ण के साथ, बट इससे आपको क्या समझ आ गया कि वक्ता बोलना कुछ चाहता है और सुनने वाला जो श्रोता है वो उसको कुछ भी समझ लेता है, यानी कि यहाँ पे बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसका दूसरा पार्ट है अपना काकू वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा, जो आपका कंठ है ना, उसके उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बातों का गलत अर्थ समझेगा। जो सुनने वाला है वो बोलने वाले की बात का गलत अर्थ निकालेगा, किसके कारण, उसके कंठ के उच्चारण के कारण। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना एक एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो। अब मैंने ये ऐसे लिख दिया, रोको मत जाने दो। अब आप क्या मीनिंग निकालोगे इसका बताओ। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दिया, अब देखो रोको मत जाने दो। अब एक तो यहाँ पे इतना वाक्य अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, रोको मत जाने दो, मीनिंग बदल गया ना।
बट अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, रोको मत जाने दो, अगर मैंने इसका पार्ट ऐसे बना दिया तो इसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो यानी कि जो श्रोता है वो वक्ता की बातों का गलत अर्थ समझ लेगा उसके कंठ के कारण। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ना गिन खा ले, यानी कि गिन मत, चुपचाप खा ले। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो ठीक है, ना गिन खा ले। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ना गिन खा ले, तो मैं बोलना कुछ चाहती थी और सुनने वाले ने मीनिंग कुछ और ही निकाल लिया। हो गया ना यहाँ पे पंगा। तो ये क्या है, आपका जो वक्रोक्ति अलंकार है उसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब जो अपना जो लास्ट है इसमें, यानी कि आपका शब्दालंकार का जो आखिरी पार्ट है वो कौन सा है, यानी कि विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें क्या होगा, यानी कि पुनरुक्ति की बार बार कोई ना कोई चीज दोहराई जाएगी। विप्सा का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चीज को रिपीट करना, दोहराना। तो यहाँ पे जो भी आपके शब्द निकलेंगे ना, जो भी आप दोहराओगे बार बार शब्दों को, वो आप किसी के लिए आदर से भी उसको क्या कर सकते हो, दोहरा सकते हो। अपने दुख में, अपने सुख में, अपनी नफरत में, अपने हर्ष में, ठीक है। इन सारे भाव को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों को क्या है, रिपीट कर देते हैं। जैसे राम राम, शिव शिव, कई बार जैसे कोई दुख में होता है हाय हाय। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके वो शब्द हैं जो आप रिपीट करते हो अपने भाव को दिखाने के लिए। तो ये तो बात हुई अपने शब्दालंकार की। कल हम इसका दूसरा पार्ट है अर्थालंकार, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इतने में तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हो। एक बार के लिए मैं छोटा सा एक बार आपको इसका रिवीजन अभी दे देती हूँ। जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसमें किसी स्पेशल व्यंजन वर्ण की आवर्ती होगी, ठीक है, या फिर व्यंजन वर्ण समूह की, ठीक है। अगर वहां पे व्यंजन वर्ण समूह भी बार बार आ रहा है तो उसका अर्थ एक ही निकलेगा, यानी कि ये नहीं कि कुछ 2 या 3 अर्थ निकलेंगे और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होंगे, नहीं, वहां पे एक ही अर्थ निकलेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वहां पे मनुष्य क्या है, जिंदा इंसान है। मनुष्यता या मानवता क्या है, हमारी पहचान है, हमारा गुण है। तो यानी कि वो चीजें क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो वो तो हो गया अनुप्रास अलंकार। यमक में क्या होगा, किसी काव्य में एक शब्द होगा, अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग लेके आएगा अपना, ठीक है। और शैलेश में क्या है, आपका कोई एक ही आपका क्या होगा, मीनिंग होगा, बट उसी के कई सारे क्या होंगे, पार्ट होंगे, कई सारे क्या होंगे, अर्थ होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना वक्रोक्ति। इसमें बात कुछ होगी कुछ और, उसको हम थोड़ा टेढ़ा समझ लेंगे, ठीक है। और आपका विप्सा या पुनरुक्ति में क्या है, कोई ना कोई हमारा भाव होगा जिसके कारण हम क्या करेंगे, शब्दों को दोहराएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी कंफ्यूजिंग मुझे ऐसा लगा नहीं जो आपको समझ ना आए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन आपको उसका प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोज को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।